हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम करेंगे पार्ट 4 ऑफ द एमसीक्यूज जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे 20 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और इसके अलावा हमने पॉलिटी के भी 3 पार्ट्स किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लोगे तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आपको जो मतलब स्टैटिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, नाउ तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद दिस। तो यहाँ पे यही व्हाट यू विल गेट एट अवर एकेडमी इज डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड मेंटोरशिप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मैंने आपको पिछली बार बोला था कि दैट इट विल बी द मर्ज, लाइक जैसे देखिए आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आप या डेली क्लासेस तो आपको पता ही है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जैसे देखिए अगर आपको जेके एसएसबी के लिए पढ़ना है या किसी भी मतलब जो नीचे लेवल के एग्जाम्स आते हैं, तो इनमें आप देखिए आप नहीं जाओगे कि मतलब आप 800 पेजेस की बुक पढ़ोगे जो हिस्ट्री की आती है, या आर्ट एंड कल्चर पे 100 पेजेस की बुक आती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से हम ये करते हैं कि जो ये 800 पेज या 100 पेज की बुक है, इसी को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका गिस्ट बना देंगे, और उस गिस्ट में जो मतलब आपका जो जीएस है, जैसे मतलब इसका आप कर दीजिए 1/5। ठीक है, 1/5, तो 1/5 इसका 800 पेजेस का, 100 का 1/5। ठीक है, तो जैसे 100 का 1/5 अगर आप निकालोगे तो 100 पेजेस आपको मिलेंगे 20 पेजेस में। ठीक है, तो इसी तरह इस तरह जो ये कोर्सेज है स्ट्रक्चर किए जाते हैं, ताकि मतलब आपका जो जीएस है आपको रिवीजन मैक्सिमम हो और आपको टाइम कम लगे। ठीक है, आपकी टाइम जो है वो कम लगे, क्योंकि देखिए ये वाइज डिसीजन नहीं होगा कि अगर आप एसएसबी के लिए 800 पेजेस की या 100 पेजेस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। बिसाइड इज दैट मॉक टेस्ट्स आर अवेलेबल, वो हर हफ्ते हम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटोरशिप अगर आपको गाइडेंस चाहिए वो भी अवेलेबल है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप थोड़ी ये दीज आर द, तो ये यहाँ पे जो है कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस पे भी आप लाइक हियर दीज आर द कांटेक्ट नंबर्स। ठीक है, तो बाकी जो है ऑनलाइन हैंडल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और आप फ्रीली रजिस्टर कर सकते हो केसीएस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट बाकी जो नोट्स है वो आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। नाउ आज पहला क्वेश्चन लेते हैं दैट द डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन इज 1915 which was passed in March 1919 was officially called and it is popular by which of the following names। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915। ठीक है, तो इसको पास किया गया था मार्च 1919 में। अब आपको बोलना है इसको ऑफिशियली क्या बोलते थे और इसका पॉपुलर नाम क्या था। देखिए, एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एंड रौलात एक्ट, एनआरसीएल एंड क्राइम्स एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट एंड रौलात एक्ट, या डी खाली रौलात एक्ट। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आफ्टर ब्रिटिश जब यहाँ पे मतलब ड्यूरिंग दिस, अगर हम फेजेस की बात करें, देखिए 1885 में हमारी बनी थी कांग्रेस। ठीक है, तो पहले जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी किससे हुई थी, मॉडरेटर्स डोमिनेट थी। ठीक है, 1885 से लेके कहाँ तक, 1905 तक मॉडरेटर्स का डोमिनेशन रहा। मॉडरेटर्स में जैसे मैंने आपको बोला था दादा भाई नारोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबी, तो ये मॉडरेटर्स थे। इनकी पॉलिसी जो थी दैट वाज प्रेयर एंड पिटीशन, मतलब ब्रिटिश के सामने जो है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ब्रिटिश को कंसेशंस मांगना, लाइक इन जॉब्स, इन पब्लिक सर्विस एटसेट्रा। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनका जो एटीट्यूड था दैट वाज मॉडरेट, मतलब ये कोई वो पॉलिटिकल एजिटेशन बाकी बाइकॉट्स उन पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ये मॉडरेटर्स पहला फेज था। उसके बाद हमें पता है कि मॉडरेटर्स के बाद फेज आया किनका, एक्सट्रीमिस्ट्स का, क्योंकि तब जो 1905 के बाद इवेंट्स जो थे, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो उस वजह से जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल और कुछ मेथड जो मॉडरेटर्स के हैं उनमें वो सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो ओवरऑल है उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द पब्लिक रहा या इंडिया रहा वो हॉस्टाइल रहा, तो इस वजह से मॉडरेटर्स को ज्यादा वो सोशल बेस नहीं मिली। तो इस वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट्स है वो प्रिवेल कर गए आफ्टर 1905। तो एक्सट्रीमिस्ट्स में जैसे बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय आप बोलोगी। ठीक है,
ये लीडर्स थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट्स में। तो एक्सट्रीमिस्ट्स का फेज जब चला उसके बाद हमें पता है कि दैट 1915 में गांधी का फेज स्टार्ट होता है, मतलब गांधी इंडिया आया, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो उसके बाद उसकी चंपारण सत्याग्रह बाकी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि हमें पता है कि ड्यूरिंग दैट 1919 अगर हम देखें तो एक हमने पिछली बार एमसीक्यू में डिस्कस किया था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टफोर्ड। देखिए ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या इसी तरह मॉली मिंटो रिफॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए थे? 1919 में। तो इसने बोला था कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन तब देंगे जब हमें सुइटेबल लगेगा, ठीक है। डोमिनेंट स्टेटस मतलब गवर्नमेंट इंडिया की रहेगी लेकिन ऊपर जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश का रहेगा। तो ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ने बोला था। तो इस पॉलिसी के बाद जो ब्रिटिश ने, लेकिन साथ ही ब्रिटिश ने और एक लॉ लाया दैट वाज कॉल्ड रौलात एक्ट, ठीक है, रौलात रौलात एक्ट। तो आप मानिए इस मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म में थोड़ी रियायत थी इंडियंस को, मतलब डोमिनेंट स्टेटस देंगे, काउंसिल्स में आपको एंट्री देंगे। लेकिन रौलात एक्ट जो था ये क्या था? ये मतलब ब्लैक एक्ट था, जैसे गांधी ने इसको बोला था ब्लैक एक्ट। तो इसमें रौलात एक्ट में आपको पता होगा इसमें ये था कि कोई भी अगर मतलब सेडिशियस एलिमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है और उससे मतलब वायलेंस का खतरा है, तो उसको डिपोर्ट या इम्प्रिजन किया जाता। इम्प्रिजन किया जाता कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और विदाउट ट्रायल, नो ट्रायल, ठीक है, नो ट्रायल। तो ये था रौलात एक्ट। अब रौलात एक्ट को 1915 सॉरी 1919 सॉरी पास किया गया था ये 1919 में, ठीक है, रौलात एक्ट। लेकिन हाँ इसका जो बैकग्राउंड है किस मतलब एक्चुअली किस एक्ट से ये निकलता है ये रौलात एक्ट, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ठीक है, डिफेंस ऑफ। तो थोड़ी सी बात करते हैं इसकी अब रौलात एक्ट की, ठीक है। देखिए रौलात एक्ट पास किया गया था मार्च 1919 में। तो एक्चुअली ये निकल कहाँ से रहा था ये लॉ, मतलब किसका एक्सटेंशन था, मतलब किसी लॉ को एक्सटेंड किया गया है। जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट, इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915, मतलब इस डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915 में लाया गया था। इस हिसाब से मतलब जो इंडियंस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे मतलब वो गन जो है कैरी नहीं कर सकते थे विदाउट द लाइसेंस, ठीक है। तो इसी एक्ट को फिर और इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए, तो उसको बोला गया क्या? रौलात एक्ट, रौलात एक्ट, ठीक है। तो रौलात एक्ट किसकी रिकमेंडेशन पे? सिडनी रौलात उसका नाम था, ठीक है, सिडनी रौलात था, उसकी रिकमेंडेशन पे रौलात एक्ट को बनाया गया। और इसमें प्रोविजन क्या था? 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट या डिपोर्टेशन, नो ट्रायल, मतलब ट्रायल के बगैर कोई मतलब उसको हक नहीं दिया जाएगा कि आप वकील करे फिर कोर्ट में केस लड़े, तो कोई ट्रायल नहीं होगा। जैसे यूएपीए है, या आप देखोगे दैट यूएपीए जैसे आज चल रहा है यहाँ, दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या है इंडिया में, ठीक है। ये रौलात एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट, तो 2 इयर्स की सजा विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। तो हाँ इसको हम पॉपुलरली, इसका नाम था रौलात एक्ट, लेकिन जो इसका जो इसको बोलते थे ऑफिशियली, एक तो हुआ पॉपुलर नेम जो मतलब लोग बोलते हैं, ऑफिशियल नेम हुआ कि मतलब जो ऑफिस में जब ये पास हुआ तब क्या नाम था, तो इसका नाम था एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है, एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। नो, देखिए पहला ऑप्शन है एनआरजीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एंड रौलात एक्ट। तो बिल्कुल ठीक है, एनआरजीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट एंड रौलात एक्ट ठीक है। एनआरजीएल एंड क्राइम्स एक्ट एंड रौलात एक्ट, देखिए यहाँ पे खाली क्राइम्स एक्ट है, रेवोल्यूशनरी नहीं, तो ये गलत है। ये वाला तो दूसरा पार्ट ठीक है। तो यही एमसीक्यूज में आपको याद रखना है कि किसी एमसीक्यू में आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि उसका एक पार्ट, उसका एक वर्ड गलत होगा। देखिए यहाँ पे खाली रेवोल्यूशनरी वर्ड इसने काटा है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस पे अगर आप ये कमांड लाते हो एमसीक्यू से, तो आपका जीएस बिल्कुल हमेशा ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जीएस है वी हैव टू स्टडी इट इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, मतलब लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है।
लेकिन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, मैक्सिमम रिविजन्स करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप रौलात एक्ट को 10 बुक से पढ़ रहे हो, 10-5 यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, वैसे मतलब बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है, एग्जाम में आप फंसोगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एनआरसीएल एंड क्राइम्स एक्ट, तो खाली एक वर्ड का डिफरेंस था, रेवोल्यूशनरी नहीं था, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट एंड रौलात एक्ट, तो हमने बोला दैट इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 1915, लेकिन ऑफिशियल इसका नाम क्या था? ऑफिशियल नाम था एनआरसीएल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है। तो डी है खाली रौलात एक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाज ऑफिशियली कॉल्ड, ऑफिशियली उसको क्या बोला जाता था। और दूसरी बात, एंड इट इज पॉपुलर बाय विच फॉलोइंग नेम्स, और पॉपुलर किस नाम से था, ठीक है। तो दो दो ओवरऑल इसमें सब पार्ट्स है, ऑफिशियल नाम और ये पॉपुलर नेम क्या था, ठीक है। तो ऑफिशियल नाम था एनआरसी एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट और पॉपुलर नाम था रौलात एक्ट। सो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। आप इन एमसीक्यूज को ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which of the following personalities was associated with रौलात एक्ट, ठीक है। तो कौन सी पर्सनैलिटी इनमें रौलात एक्ट के साथ एसोसिएट थी? सिडनी रौलात, सिमन रौलात, जॉन रौलात, क्रिश्चियन रौलात। तो मैंने आपको अभी बोला सिडनी रौलात, ठीक है। नंबर ए सिडनी रौलात, इसकी रिकमेंडेशंस पे बनाया गया, इसी ने रिकमेंडेशंस दी थी इस रौलात एक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है पार्ट ए सिडनी रौलात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द रौलात एक्ट वायर, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस मैंने अभी आपको समझाया कि क्या क्या थी इसमें रिकमेंडेशंस। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको ऊपर समझाया पूरा एक्ट रौलात एक्ट, तो अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is not correct about Jallianwala Bagh massacre? It occurred on April 13, which was the Lohri Day. Rabindranath Tagore resigned in protest. It was withdrawn on April 18, 1919. Hunter Committee was enacted to inquire about the incident. तो थोड़ी सी जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करते हैं। तो ये तो आपने सुना ही होगा बचपन से, क्लास 8 से 7 से, कि इसमें कौन था इन्वॉल्व? जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर। देखिए सबको पता होगा, ये तो एसएसबी पूछेगा नहीं जनरल डायर, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड, जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, डेट जो है खाली इंपॉर्टेंट इवेंट्स का इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो इसका तो आएगा डेट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे हमें पता है अप्रैल 13, 1919, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल 13 क्या थी? ये बैसाखी थी, न कि लोहरी, ठीक है, बैसाखी। बैकग्राउंड क्या था इन प्रोटेस्ट्स का? तो बैकग्राउंड ये था कि जो गांधी जी है, देखिए अगर हम बैकग्राउंड पे जाना जरूरी है हिस्ट्री में, ठीक है, तभी आपको मतलब हेल्प होगा जीएस में, अदरवाइज फैक्चुअल नॉलेज से आप जीएस में अच्छा नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन ऑल एसएसबी एग्जाम्स, ठीक है। तो गांधी जी जो है इसने, अब हमने अभी पढ़ा ऊपर की रौलात एक्ट, ठीक है, रौलात एक्ट। तो रौलात एक्ट जब लाया गया 1919 में, तो हमने बोला कि ये था, इसमें ये ट्रायल था फॉर 2 years एंड विदाउट सॉरी डिपोर्टेशन या इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। तो इसके खिलाफ जो गांधी ने एजिटेशन चलाई थी दैट वाज कॉल्ड रौलात सत्याग्रह, रौलात सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो रौलात सत्याग्रह पे एजिटेशन चली, तो ये बहुत सारी जगह चली, लेकिन पंजाब में जो है प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, ठीक है, पंजाब में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे कमांड दी गई, मतलब मार्शल लॉ इंपोज किया ब्रिटिश ने, और उसकी कमांड दे दी किसको? जनरल डायर को, ठीक है, जनरल डायर। तो अब मार्शल लॉ इंपोज करना था, तो उसके बाद इसी इंसिडेंट में जो है वो इन जलियांवाला बाग पंजाब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑन अप्रैल 13, 1919। तो उसने आके फिर वहां पे जो है
वो फायर का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग हुई और काफी सारे लोग उसमें मरे, काफी जख्मी हुए, ठीक है। तो एज पर एस्टिमेट्स की ब्रिटिश एस्टिमेट्स 1000 पीपल वर किल्ड, ठीक है, एंड सेवरल वुंडेड, ठीक है। तो इस जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो एज ब्लैक डे, एक मातम का दिन देखा गया इन इंडिया। तो इस जो फिर ये आपको पता होगा, आपने ये चीजें देखी होंगी कि जब भी ऐसी चीजें होती है तो फिर काफी सारे ऑथर्स, बाकी यहाँ जो लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स, अच्छे लीडर्स, वो बहुत सारी चीजें जो है मतलब उनको उनसे मतलब पोस्ट से रिजाइन करते हैं या कोई अवार्ड है उसको वापस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल की थी। तो इसने इसको दिया गया था टाइटल सर। क्या दिया गया था टाइटल? सर। तो उस सर टाइटल को इसने क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये सर टाइटल वापस कर दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइटहुड, ठीक है। तो ये इंग्लैंड की तरफ से टाइटल मिलता है। तो इसी तरह अब आप देखोगे दूसरी बात इसमें क्या हुई। अब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक कमिटी इनेक्ट की, दैट वाज कॉल्ड हंटर कमिटी, दैट वाज कॉल्ड हंटर कमिटी या हंटर कमीशन, जिसने फिर स्टडी किया इन इस जलियांवाला बाग मैसेकर को, ठीक है, कि मतलब क्या रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो उसके लिए कमेटी बनाई, हंटर कमेटी। तो इसमें कुछ इंडियंस भी थे, 3 इंडियंस थे इसमें, जैसे हरीलाल सीतलवाड़, ठीक है, साहिब सुल्तानजादा, ठीक है। तो 3 इंडियंस इस हंटर कमेटी में थे, तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आप दूसरी बात देखो, लेकिन उसके बाद जो है जनरल डायर को उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ब्रिटिश में, उन्होंने उसकी एक्शन जो है उस पर कोई जो है कोई एक्शन उस पर नहीं लिया, ठीक है, और ना ही उसको ज्यादा कुछ वो सजा मिली, ठीक है, बल्कि उसको वापस इंग्लैंड भेजा गया एंड ऑन पेंशन ही वाज गिवन रिलीफ, ठीक है। बट हाँ इतना था कि मतलब ब्रिटिश ने इस हंटर कमेटी ने खाली उसको मतलब वो तनकीद किया, क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इवन ये भी है कि दैट अब आप देखो कि मतलब उसके बाद आपको सरप्राइज होगा कि पंजाब में जो है इसको एज सिख सिख का ये बताया गया है कि जनरल डायर वाज अ सिख, ठीक है। तो दीज आर नाउ कॉन्स्पिरेसीज इन हिस्ट्री देन दैट इज डन, ठीक है। तो मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे जो है स्टंट्स करता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन, ठीक है, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज कौन नहीं है करेक्ट। तो मैंने आपको बोला देखिए अप्रैल 13 वो बैसाखी थी ना कि लोहरी डे, ठीक है। तो पहला वाला आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर रिजाइन इन प्रोटेस्ट, तो ठीक है। इट वॉज विड्रॉन ऑन अप्रैल 18 1990, ठीक है। तो हाँ फिर गांधी ने जब ये वायलेंस देखा तो उस बिना पे उसने इसको जो हाँ यहाँ पे जो विड्रॉन का है, सॉरी यहाँ पे देखिए इसके पर प्रोटेस्ट जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो चल क्या रही थी एक्चुअली, रावलात सत्याग्रह, हाँ। तो रावलात सत्याग्रह को ये वायलेंस देखकर जो है गांधी ने विड्रॉ किया इस मूवमेंट को, ठीक है। तो सत्याग्रह बिकॉज इसमें यही है कि नॉन वायलेंस सत्याग्रह, नॉन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, बाइकॉट पिकेटिंग, ठीक है। सो ये अबाउट द दिस रावलात सत्याग्रह, ठीक है। हंटर कमेटी वाज इनेक्टेड टू इंक्वायर अबाउट द इंसिडेंट। तो ये मैंने आपको अभी बोला कि हंटर कमेटी फिर ब्रिटिश ने बनाई थी इसको स्टडी करने। सो दिस इज राइट, तो खाली ए वाला है जो गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द हंटर कमिटी वाज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो जो ये हंटर कमेटी अब इनेक्ट की गई थी अबाउट द दिस टू स्टडी डायर्स एक्शन, जनरल डायर की एक्शन को स्टडी करने के लिए, तो उसका दूसरा नाम क्या था? उसको हम बोलते थे डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। तो दिल्ली प्रपोजल्स के बारे में क्वेश्चन है। These were proposed by Muslim League. There were total of 5 proposals. It proposed separate electorates. The proposals were accepted by the Congress in the Madras session. ठीक है। देखिए दिल्ली प्रपोजल्स के बारे में बोलना है कि कौन करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें एक्चुअली दो ऑप्शन यहाँ पे ठीक होंगे, ठीक है। देखिए दीज वर प्रपोजल बाय मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, देखिए पहले दिल्ली प्रपोजल्स की थोड़ी बात करते हैं।
आपको पता होगा सिमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है। तो अंडर किसके आया था ये? सर सिडनी सिमन जो है, जॉन सिमन इसको हेड कर रही थी। तो बर्किन हेड हमने पढ़ा इसमें तब था सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह हमने पढ़ा उसके बाद इस सिमन कमीशन में पिछली बार इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, जैसे डोमिनेंट स्टेटस। तो इसने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दी थी, ठीक है। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि जो कौन सा लीडर था इंडिया का जिसने इसको जिस जी हु वर्कड विद द सिमन कमीशन, जो सिमन कमीशन के पास गया। हालांकि कांग्रेस ने बायकॉट किया, लेकिन आपको बोलना है कि जो मतलब जिस कौन सा लीडर है जो सिमन कमीशन के पास गया, ठीक है। नाउ 1927 में सिमन कमीशन, तो इसके बाद जो है देखिए, उसके बाद हमें पता है दैट मुस्लिम लीग था, ठीक है। मुस्लिम लीग, यहाँ सिमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद हमें पता है कि नेहरू रिपोर्ट आता है। देखिए थोड़ा सा इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं, क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ पे हमारा आता है फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल्स, नाउ फर्स्ट वन हमें पता है 1927 में आती है सिमन कमीशन रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो इसमें जैसे डोमिनाइन स्टेटस, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ डायरची, ठीक है, वो सब था। तो उसके बाद 1927 के बाद जो लॉर्ड बर्कनहेड है, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था वो बर्कनहेड था। तो उसने चैलेंज किया कांग्रेस को कि दैट यू मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मांगते हो तो आप बना के दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने फिर बनाया, उसने दिया एक 1928 में, दैट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये था ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस नेहरू रिपोर्ट में इसने क्या बोला? इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि दैट हम अपने आप को कन्फाइन रखेंगे विद द ब्रिटिश, और इसने भी यही बोला कि हम डोमिनाइन स्टेटस मांगेंगे, ठीक है, डोमिनाइन स्टेटस मांगेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, लेकिन हाँ, उसके बाद मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के बाद जो कुछ यंगर एलिमेंट्स थे उस टाइम, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने वो इससे मतलब नहीं उतना जुड़े, वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। उनका ये था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू के बाद जो है फिर मुस्लिम लीग आई। मुस्लिम लीग ने कुछ, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए हमारे पास पहले थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जब भी कहीं पे इलेक्शन होगा, मुस्लिम्स मुस्लिम कैंडिडेट के लिए खाली मुस्लिम्स वोट करेंगे, और हिंदू कैंडिडेट के लिए खाली हिंदू वोट करेंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होता है कि जो वोट्स तो ज्वाइंटली जाएंगे हर किसी मेंबर को, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, लेकिन रिजर्वेशन रहेगा। तो वो है होता है ज्वाइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में आई थी। तो उसके बाद सेपरेटिस्ट इलेक्टोरेट्स ही चल रही थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने ये बोला कि हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, डोमिनाइन स्टेट्स, तो इसकी बिना पे जो है जो मुस्लिम लीग है, मोहम्मद अली मुस्लिम लीग ने प्रपोज किए कुछ प्रपोजल्स, तो उनको बोलते हैं हम दिल्ली प्रपोजल्स। तो दिल्ली प्रपोजल्स में इन्होंने बोला कि इन्होंने इसके साथ मुत्तफिक किया कि चलो ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स हम मांगते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे दिल्ली प्रपोजल्स में कितनी डिमांड्स थी? 4 प्रपोजल्स थी, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। और दूसरा इन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए? 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, कहा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने? 1/3 मुस्लिम्स होनी चाहिए, ठीक है। जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस टाइम मतलब इंडिया में थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में। ना उसके बाद मुस्लिम्स को पंजाब और बंगाल में जो है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिली, ठीक है। तो अगर हम देखें पंजाब एंड बंगाल, क्या मिलनी चाहिए? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तीसरी। और उसके बाद चौथा प्रपोजल ये था कि दैट हमें 3 नए मुस्लिम प्रोविंसेस चाहिए, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, ठीक है। तो उसमें इन्होंने मांगा था कि हमें सिंध चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, NWFP। तो ये चारों प्रपोजल जो है कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए मद्रास सेशन में, ठीक है।
मद्रास सेशन में जो है कांग्रेस ने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया, तो वो हुआ था 1927। लेकिन इसके बाद रिफ्ट उठा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच, उन्होंने इसको नहीं माना कि आप सिंध, बलूचिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अलग करोगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर से कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई कि मतलब जैसे सिंध को, तो उसके बाद कांग्रेस ने फिर और कुछ अमेंडमेंट्स लाई। तो उसके बाद फिर जिन्ना का 14 पॉइंट एजेंडा आता है, ठीक है। तो वो फिर, तो इसमें जो है काफी फिर आगे जाता है उतना। हम यहाँ पे मतलब जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अब आंसर क्या होगा देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ। सी, दीज वर प्रपोज्ड बाय मुस्लिम लीग, बिल्कुल ठीक। टोटल ऑफ 5 प्रपोजल्स, लेकिन हमने देखा अभी कि कितने थे, खाली 4 प्रपोजल्स, ठीक है। प्रपोजल्स, इट प्रपोज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो गलत था। इन्होंने बोला कि हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स ही चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। तो दीज प्रपोजल्स वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस इन द मद्रास सेशन, तो ये ठीक है, ये हमने अभी बोला कि एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने इसको मद्रास सेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए एंड डी, ये दोनों ठीक है, ठीक है। ए और डी दोनों ठीक है, ये बी और सी गलत है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज सेटअप बाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाई थी? पीटी नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी एंड पीटी नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, नन। तो देखिए यहाँ पे है पीटी नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, तो ये मैंने आपको अभी बोला, देखिए जो गांधी था वो तो वायलेंस पे बिलीव नहीं करता था, ठीक है। और उनका ये था कि देखिए अगर आप देखोगे उसके बाद 1927 के बाद जो है मतलब कुछ इंटरनल स्टेप्स हुए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द कांग्रेस उठे, ठीक है। आपको पता होगा कि दैट मतलब जो गांधी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, तो इनका ये था कि मतलब इन्होंने ये ज्यादा मतलब वायलेंस पे तो ये बिलीव नहीं करते थे, या उस तरह की वो जो है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इनकी नहीं थी। तो इनका ये था कि मतलब जो डोमिनेंस स्टेटस है ये पहले वही मांग रहे थे, ठीक है, डोमिनेंस स्टेटस। लेकिन जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है, दे वर यंग, तो ये मतलब इनका था कि मतलब वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, ठीक है, मतलब नॉट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो ये इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई फिर, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट में बोलोगे टू द नेहरू रिपोर्ट, तो आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। नाउ क्या आप बोल सकते हो कि पीटी नेहरू ने एक बुक लिखी थी, अक्सर उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, तो पीटी नेहरू की एक बुक का नाम बोलिए, वन बुक। सिमिलरली आप सुभाष चंद्र बोस का बोलिए कि दैट ही वेंट टू, हाँ, तो आपको पता होगा ये जर्मनी गया था और वहां ये हिटलर से मिला था। तो आप बोलिए वहां इसने कौन सी आर्मी बनाई थी, ठीक है, उस आर्मी का, एक आर्मी उसने बनाई थी, उस आर्मी का नाम बोलिए। और दूसरी बात मैं आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, देखिए रिसेंटली कुछ मूवीज आई है अबाउट, लाइक आप देखोगे रिसेंटली इंडिया ने कुछ मूवीज इंपॉर्टेंट आई थी, जैसे आई थी रंगून, ठीक है, रंगून। इसी तरह मोहनजोदारो आई थी, ठीक है, मोहनजोदारो आई थी। या इसी तरह आप देखोगे वो झांसी पे एक वो फिल्म आई थी जिसमें वो कंगना रनाउट थी, ठीक है। तो इसी तरह तो ये मूवीज में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आप मूवीज देखते हो कभी कभी तो इनको देख लीजिए, ठीक है, रंगून, मोहनजोदारो, झांसी। क्योंकि इन मूवी से आपको जो है एक वो टाइम लाइन पता चलेगा हिस्ट्री का, ठीक है, आपको पता चलेगा कि मतलब वो थोड़ी सीन्स दिमाग में रहते हैं, नाम दिमाग में रहते हैं, ठीक है, और वो नाम अक्सर आते हैं। और फायदा ये होता है कि दैट जब आप देखते हो तो आपको एक तो मजा भी आता है, और दूसरा है कि वो पिक्चर आपको सामने आती है कि हाँ वहां पे क्या था। जैसे मोहनजोदारो में आपको पता होगा कि आप देखोगे वहां पे एनिमल्स, जैसे हॉर्सेस देखोगे, ठीक है, हॉर्सेस, बुल्स एटसेट्रा। तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि देयर वाज हॉर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हॉर्स वाज नॉट यूज्ड बाय देम, ठीक है। तो इस तरह की जो है मतलब ये एक्चुअली रियल व्यू होता है, रियल दैट एसेंस होती है टू स्टडी द सब्जेक्ट, ठीक है, दैट वी शुड फील द सब्जेक्ट, कि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ तब क्या था, दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री, इट इज नॉट ओनली अबाउट डेट्स एंड फैक्ट्स, ठीक है। Now, let us move to the next question. Question number 8. Which of the following were the recommendations of the Simon Commission? ठीक है, सिमन कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? देखिए सिमन कमीशन अब कब आया था? 1927 में इसको इनेक्ट किया गया और 28 में ये इंडिया पहुंचा, ठीक है।
तो हमने बोला जॉन सिमन इसको हेड कर रहे थे और अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ स्टैनली बेल्डेविन, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का स्टैनली बेल्डेविन, इसने इसको एक्चुअली सेटअप किया, ठीक है। और तब था कौन दिस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, दैट वाज बर्कनहेड, ठीक है, बर्कनहेड। तो उसके बाद वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय आप बोल दीजिए कौन है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जब सिमन कमीशन आया था वाइसरॉय कौन था तब, ठीक है। तो इसने अब रिकमेंडेशंस बोली कि यही डोमिनाइंग स्टेटस, तो इसने बोला दूसरा कि एबॉलिशन ऑफ डायरची। तो डायरची मैंने आपको पिछली बार बोला था दैट की जो जैसे प्रोविंसेस है, तो इनमें था प्रोविंसेस में डायरची लाई थी किस एक्ट ने? 1919 एक्ट ने, ठीक है। 1919 एक्ट जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स पे बेस्ड थी। तो प्रोविंसेस में जैसे डायरची का मतलब टू, डायरची मतलब टू, मतलब यहाँ रहेगा क्या एग्जीक्यूटिव में? दो, एक तो रहेंगे मिनिस्टर्स और दूसरे रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। तो प्रोविंसेस के एग्जीक्यूटिव में रहेंगे मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स जो है पॉपुलर वोट से आएंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ये इलेक्टेड नहीं होंगे, मिनिस्टर्स इलेक्टेड होंगे। तो इसको इसका एबॉलिशन बोला था किसने? सिमन कमीशन, ठीक है। तो इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ दिस फेडरलिज्म, इट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे एक्चुअली डी पार्ट था ऑल, तो आप यहाँ पे आप ई पार्ट लिख दीजिए यहाँ पे ऑल, ठीक है, ऑल। तो इसकी सारी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ डायरची, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बी एबॉलिश, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने बोला था कि वो भी एबॉलिश हो जाए। नो, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन, हाँ इसने बोला था कि सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, जो सिंध है वो तब पार्ट था बॉम्बे का, और इसने ये बोला था कि मतलब जो सिंध है वो सेपरेट हो जाए किससे? बॉम्बे से, ठीक है। तो इसी पे मैंने आपको अभी बोला कि दैट जो फिर जिस हिंदू महासभा है उसके और मुस्लिम लीग के बीच फिर रिफ्ट चला था, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए जो है फिर एक दैट कंप्रोमाइज हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के बीच, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर इज ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, नो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज दिल्ली मैनिफेस्टो वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटिंग डोमिनाइंट स्टेटस, जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस, ऑल, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली मैनिफेस्टो की बात करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो दिल्ली मैनिफेस्टो जो है एक्चुअली आपको पता होगा दैट हमारे पास क्या था, दैट गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में इसको साइन किया था गांधी, और इरविन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसको एंडोर्स जो फिर कांग्रेस ने इसको माना था, तो इसकी बेसिस पे, इस पैक्ट की बेसिस पे जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी किसने? कांग्रेस ने। आप याद रखो कि फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी, ठीक है। देखिए, तो इसमें ये था कि अब इसमें जो कुछ प्रपोजल्स बोले थे वो ये था कि मतलब हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे किसके लिए? डोमिनेंट स्टेटस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए उनके लिए रियायत, ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस को मेजोरिटी होनी चाहिए एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मतलब जो ये है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जब हमें पता है कि गांधी ने आफ्टर दैट मूवमेंट एक चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी ने चलाया था, ठीक है, सीडीएम जिसे हम कहते हैं, ठीक है।
तो इसी से रिलेटेड जो है हमें पता है कि साल्ट सत्याग्रह बाकी वो सब इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आया था, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो है ब्रिटिश ने सजेस्ट किया था दैट वी विल होल्ड दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, वी विल होल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसके लिए, कि मतलब टू डिस्कस ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया के बारे में जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, क्या हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, बाकी सब उसके लिए ब्रिटिश ने बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देंगे। तो ये किसने बोला था, लॉर्ड एरविन की डिक्लेरेशन थी, ठीक है। ठीक है, जब नेहरू रिपोर्ट आया, सिमन कमीशन जो है वो फेल हुआ, उसको बाइकआउट किया कांग्रेस। सिमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आया, तो उसके बाद जो है कांग्रेस ने 1929 में जो है पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी, ठीक है, अंडर जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर सेशन। तो उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉज ब्रेक करना, दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, डिसोबी, पब्लिक डिसोबी करेगी गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो ब्रिटिश ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रपोज की। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने बोला था, लॉर्ड एरविन ने, ठीक है, लॉर्ड एरविन। नो, इन हिज डिक्लेरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एरविन्स डिक्लेरेशन। तो उसके बाद उसने जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी लंदन में, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए कि मतलब व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, ये बाइकआउट की थी कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है गांधी और इरविन मिले, तो उन्होंने एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई उसके बाद, ठीक है, ये आप याद रखो। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर, इसको ओपन किया था जॉर्ज वी, ठीक है, किंग जॉर्ज 5, ऑफिशियली उसने उसको ओपन किया था, ठीक है। तो ये चली थी 1931 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें जो है इरविन और गांधी ने पैक्ट किया कि ठीक है हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, गांधी ने बोला, लेकिन उसके लिए उसने बोला कि हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और जो भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स बंद हैं उनके लिए एमनेस्टी चाहिए, हाँ, या उनके लिए रियायत चाहिए, जैसे उनको छोड़ना, उनकी सजा कम करना, उनकी पेनल्टीज को खत्म करना, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट दिस गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन यहाँ पे कभी क्वेश्चन आता है कि जो गांधी है, इरविन ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी कि मतलब भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो गांधी ने मांगी थी वो डिमांड, लेकिन इरविन ने वो एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है अबाउट द गांधी इम्पैक्ट। और उसके बाद हुई थी हमारे पास पता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, थर्ड आरटीसी। थर्ड आरटीसी में जो है कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया था, इसको भी बाइकआउट किया था, तो खाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ने अटेंड की थी, किस पैक्ट की बेसिस पे, गांधी इरविन पैक्ट की बेसिस पे, ठीक है। तो अब आंसर जो होगा दैट इज ऑल, ठीक है। तो दिल्ली मैनिफेस्टो रिलेटेड टू द दिल्ली दिस गांधी इरविन पैक्ट है। तो यहाँ पे था डोमिनेंट स्टेटस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए रियायत, और मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस ने बोला था कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वहां पे हमें ये मेजोरिटी मेजोरिटी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डी इज ऑल, तो आंसर इज डी पार्ट ऑल, ठीक है। नाउ अब हम दूसरे 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस। तो ये मैंने आपको अभी बोला कि दैट इट वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की थी दिस कांग्रेस ने, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। The Gandhi-Irwin Pact was signed after first roundtable conference, second roundtable conference, third roundtable conference, all. तो ये अब इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी बोला कि गांधी इरविन पैक्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद साइन हुआ था, ठीक है। तो इसको एंडोर्स किया गया था इन दैट दिस, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, the Gandhi-Irwin Pact was endorsed in which of the following sessions of the Congress? कराची सेशन, लाहौर सेशन, दिल्ली सेशन, लखनऊ सेशन। तो इसका आंसर है कराची सेशन, मतलब कराची सेशन में इसको कांग्रेस ने फाइनली एंडोर्स किया गांधी इरविन पैक्ट को, मतलब माना कि ठीक है हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
शिरकत करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन, दिल्ली, मुंबई, लाहौर। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको अभी बोला दैट वो कहाँ हुई थी, लंदन में। ठीक है, नाउ उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ओपन ऑफिशियली बाय, सो इट इज किंग जॉर्ज 5। ठीक है, किंग जॉर्ज 5। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हु फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जम्मू कश्मीर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कभी। JNK ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक नाम आता है, दैट इज वजाहत हुसैन। ठीक है, वजाहत हुसैन, जो जिसने थर्ड RTC में शिरकत की थी। ठीक है, तो इट वाज ए पार्ट वजाहत हुसैन। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्या मुस्लिम लीग ने RTC में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग का आप थोड़ा बोलिए। ठीक है, whether it participated in the RTC or not. So this is all. Thank you. Keep sharing, watching, and subscribing.